जस्टिस तारक भाई साहब ने रिक्वेस्ट की और अभी इन्होंने मुझे बताया आपसे कुछ गुस्ताखी भी हुई, उसमें मैं सबके सामने माफ़ी भी मांगता हूँ जज साहब से कि आप तशरीफ लाए। तो हमने चूँकि हम पहले फंक्शन में इन्वॉल्व थे तो हम उसको रिसीव नहीं कर सके। तो जज साहब रात 3 बजे लाहौर से आए कि चूँकि लेक्चर है इसलिए तो CPC पर जनाब जस्टिस तारक भाई साहब आपको लेक्चर देंगे। मुझे यकीन है कि आपको इसका बेइंतहा फ़ायदा होगा। आपको लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में भी रहे, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस रिसेंटली रिटायर और जनाब हमारे वाइस चेयरमैन अली मुबासी साहब की रिक्वेस्ट पर जज साहब ने हमारी रिक्वेस्ट कबूल की और तशरीफ़ लाए। और मैं बगैर कोई वक्त है कि जज साहब से गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएँ और अपने लेक्चर का आगाज़ करें। क्या जस्टिस तारक भाई से औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। और मुझे ये कहा गया कि आप न्यू एंट्रेंट हैं और आपने जो अपना सफ़र है उसमें एक जो गोल है उसको रिसेंटली अचीव किया है, जिसके लिए आप सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद। ये जो ज़िंदगी और प्रोफेशन का सफ़र है ये बड़ा अहमियत का अमल होता है। इसका हर गुज़रा हुआ जो दिन है, हर गुज़रा हुआ लम्हा है, ये बंदे के लिए सबक आमूज़ होता है। अगर हम अपने मामलात नेक नियती से, जान फिशानी से अदा करेंगे तो हमें कदम कदम पे कामयाबियाँ मिलेंगी और अल्लाह तबारक ताला हमारी मेहनत का सिला ज़रूर देगा, क्योंकि अल्लाह किसी की मेहनत को कभी ज़ाया नहीं करता। मुझे ये कहा गया कि मैं CPC पे कुछ आपसे तबादला ख्याल करूँ। बड़ा मुश्किल होता है लेक्चर डिलीवर करना या तकरीर करना और बतौर जज कुर्सी पे बैठना, ये दोनों कंट्राडिक्टरी जो जॉब से फर्स्ट टाइम का मेरा एक्सपीरियंस है। शायद मैं उस तरह की आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं उनको अचीव ना कर सकूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि जो कुछ मुझे, क्योंकि मैंने जो कुछ ये सीखा था आज से 30 साल पहले की बात है, अब नया लॉ हो गया, नई डेवलपमेंट हो गई और आप इस पर न्यू लर्नर हैं, आपने नया सारा थ्रेश आउट किया हुआ है, खंगाला हुआ है, पढ़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे कोई मैं नहीं कहूँगा कि मैं अपनी इल्मियत या काबिलियत आपको जिताऊँगा, नहीं। हम बैठ के यहाँ पे अपना एक इंटरेक्ट करेंगे, सवाल जवाब करेंगे। जो मुझे आता है मैं आपको बताऊँगा, जो आपको आता है मैं गेन करूँगा। तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं। जो CPC है 1908, उसमें सिविल कोड जो है वो बड़ी अहमियत की अमल है। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि सिविल कोड क्या होती है। व्हाट इज सिविल कोड? कोई मुझे बताएगा? बताएं। All the civil litigations? Sir. No. Family courts के अलावा सर, वो family matters के अलावा. The court which deals with civil suits, unless barred, would be called as civil court. Unless barred इस तरह होते हैं कि हमारे रेवेन्यू के disputes होते हैं, वो भी civil nature के हैं, उनके लिए रेवेन्यू कोर्ट्स होती हैं। रेंट के मैटर होते हैं, वो भी सिविल नेचर के होते हैं, उनके रेंट के या रेंट मैटर की कोर्ट्स होती हैं। फैमिली के फैमिली में जाते हैं, हमारे यूटिलिटी कोड बनी हुई है उस तरह जाते हैं। इसलिए सिविल कोड जो है वो सिविल सूट्स विच आर नॉट बार्ड वो उनको डील करती है, वो सिविल कोड करवाती है। उसके बाद
सूट जो है जिसको हम दावा कहते हैं, हाउ द सूट वुड प्रोसीड। आप बताओ, कोई बताओ। शाबाश, थैंक यू, यू आर करेक्ट। Suit will proceed by presentation or filing of a plaint. After arising cause of action. Plaint would definitely be filed after arising of cause of action. Without cause of action, there would be no plaint. But the suit would commence by filing of a plaint. ये उसके बाद हमारा ये है कि प्लीडिंग। सीपीसी में एक प्लीडिंग की जो टर्मिनोलॉजी है, प्लीडिंग किसको कहेंगे? प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट नहीं, प्लेंट इटसेल्फ प्लीडिंग है और रिटन स्टेटमेंट एक इटसेल्फ प्लीडिंग है। प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट would be called as pleading. And what are the requirements of pleading? Sir, the parties Cause of action है। cause of action हो। प्लीडिंग जो है उसमें मटेरियल फैक्ट्स होते हैं, एविडेंस नहीं होती। मतलब हम एविडेंस नहीं नरेट करते, उसमें मटेरियल फैक्ट्स होते हैं। वो कॉज ऑफ एक्शन प्लेंट उसका होता है, प्लेंट का होता है, वो प्लीडिंग्स का नहीं होता। तो ये है कि इट शुड कंटेन मटेरियल फैक्ट्स बट नॉट द एविडेंस। और देन प्लीडिंग शुड बी साइंड, प्लीडिंग शुड बी वेरीफाइड। ये उसकी मोटी मोटी हैं। फिर देखें, आजकल जो है मैंने देखा कि हम अर्जी दावा जिसको कहते हैं, प्लेंट जिसको कहते हैं, वो ड्राफ्ट करते हैं, जो प्रॉपर प्रोसीजर है उसके तहत नहीं ड्राफ्ट करते। प्रॉपर प्रोसीजर होता था कि आपने जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करने हैं, पैरे भी देने हैं, और नीचे वेरिफिकेशन एक होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट वेरिफिकेशन होती है। हम लिखा करते थे वेरीफाइड ऑन ओथ दैट पैरा नंबर 1 to such are true and correct as per my knowledge and belief, and para number such to such are as per my belief, as per information received. आप उठाएं कोई प्लेंट, 90% प्लेंट्स में इस तरह की वेरिफिकेशन नहीं होती, जो कि बड़ी जरूरी है, बड़ी मैंडेटरी है। और सीपीसी का जो है ना, वो इंटेंशन यही है कि इस तरह होनी है। और इसलिए ये भी बात हम सब ने जहन में रखनी है कि जब हम दावा दायर करें और उसकी वेरिफिकेशन करें, तो उसकी वेरिफिकेशन जो है करेक्ट होनी चाहिए एज पर रिक्वायरमेंट। आप क्या कहना चाहते हो? अब हम आएंगे प्लेंट पे। प्लेंट के कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट होने चाहिए प्लेंट पे, कौन कौन सी नेसेसरी बातें होनी चाहिए? कोई बताएगा? नेम ऑफ पार्टीज। नेम ऑफ पार्टी से ऊपर भी एक चीज होती है, नेम ऑफ कोर्ट। हाँ, फिर नेम ऑफ पार्टीज, फिर टाइटल ऑफ सूट जो है वो मैंडेटरी नहीं है। सूट फॉर डिक्लेरेशन, सूट फॉर जरूरी नहीं। Material facts of the case which are necessary for cause of action. Here, Jurisdiction. that the court has jurisdiction to deal with the matter. Court fees. Court fee का होगा कि such and court fee is applicable to the suit. Relief claimed. अगर आप रिलीफ में सब कुछ लिख देंगे, तो अगर आप टाइटल का नहीं होगा फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और रिलीफ के बाद वही है कि वेरिफिकेशन होनी है और साइन होने हैं बाय दी प्लेंटिफ। ये है रिक्वायरमेंट्स हमारे प्लेंट की जो है। अब आगे प्लेंट हमारा हो गया, अब रिटन स्टेटमेंट पे आ गए। रिटन स्टेटमेंट पे के लिए क्या क्या जरूरी होना है, क्या करेंगे? रिटन स्टेटमेंट पे जो वही है कि नेम ऑफ कोर्ट, फिर नीचे पार्टीज का शॉर्ट नेम होता है, फिर जो है जो पॉइंट्स हैं गिवन इन द प्लेंट दैट शुड आइदर बी एडमिटेड
आर डिनाइड, और नीचे जाके ऑब्जेक्शंस होते हैं, प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस होते हैं, कुछ फैक्चुअल होते हैं, कुछ लीगल होते हैं। ये सारी बातें प्लेंट के लिए, रिटर्न स्टेटमेंट के लिए, और एंड पे रिटर्न स्टेटमेंट भी उसी तरह वेरीफाई होना है। ये है रिटर्न स्टेटमेंट। अब प्लेंट भी हो गया, रिटर्न स्टेटमेंट भी हो गया। एक बंदा अगर दावा दायर करता है जी कि मैंने फलां बंदे से 20,000 रुपया लेना है, वो बंदा मुझे 20,000 रुपया नहीं दे रहा, लिहाजा मुझे 20,000 रुपये की डिग्री अदा की जाए। डिफेंडेंट आता है और डिफेंडेंट आके ये कहता है कि जनाब इसका क्लेम गलत है, मैंने इसके 20,000 नहीं देने बल्कि इसने मेरे 30,000 रुपए देने। उसके लिए वो क्या करेगा डिफेंडेंट? बताएं शाबाश। सेट ऑफ क्लेम करेगा। वो उसको कहते हैं सेट ऑफ या काउंटर क्लेम। जब डिफेंडेंट सेट ऑफ क्लेम करेगा तो फिर प्लेंटिफ से क्या मांगा जाएगा? जवाबुल जवाब उसको कहते हैं, कि जवाब का जवाब, उर्दू में उसको जवाबुल जवाब कहते हैं। ये मांगा जाएगा उससे। रिटन स्टेटमेंट भी आ गया, और इसके दरमियान एक चीज हम थोड़ा सा मिस कर गए हैं कि जब क्लेम फाइल हो गया, अदालत ने उसको पैरूज किया और अदालत ने ये देखा कि ये सारी जो रिक्वायरमेंट है ये फुलफिल करती है, तो फिर अदालत जो है वो समन इशू करने का ऑर्डर करती है। और अगर कोई पार्टी कास्ट ऑफ इशुएंस ऑफ समन पे ना करे प्लेंटिफ, तो फिर उसके लिए क्या होना है? क्या कोर्ट क्या करेगी? डिसमिस हो जाएगा। उसको हमारी जो उर्दू की टर्मिनोलॉजी है, अदम अदखाल तलबाने की वजह से दावा जो है वो खारिज किया जाता है। तो फिर उसके लिए अगर उसको काज ऑफ एक्शन और लिमिटेशन अभी तक अवेलेबल है, उसके पास दो रेमेडीज हो गई, या फ्रेश सूट फाइल कर दे या उसी को रेस्टोर करवा ले। ये बात आ गई। और अब जब तो आप दावा दाखिल हो गया तो उसके बाद डिफेंडेंट आ गया, जो आप दावा दाखिल किया, फिर अदालत एक नया एक मरला आएगा, उसको क्या कहते हैं? इशू फ्रेम करेंगे। इशू क्या होता है, किस तरह फ्रेम होते हैं, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्राइटेरिया है? इश्यूज, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज ना फ्रेम करके कोई नहीं देगी। ये तो अदालतों ने अपने लिए खुद एक आसानी है कि अपने अपने इशू फ्रेम करें। उसने इशू फ्रेम करने होते हैं। कोर्ट ने जो चीजें जो हैं, जो इश्यूज जो होते हैं, कुछ इश्यूज जो हैं उनका प्लेंटिफ पे होता है, कुछ इश्यूज जो होते हैं जो डिफेंडेंट अपने ऑब्जेक्शंस करता है लीगल और फैक्चुअल, उस पे होते हैं। और वो इश्यूज जो हैं बेसिकली मेन पॉइंट्स होते हैं फॉर डिटर्मिनेशन एंड प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, उसके लिए वो इश्यूज होते हैं। और फिर उन इश्यूज तक ही एविडेंस लीड की जाती है, उन इश्यूज पे ही कोर्ट जो है अपनी वर्डिक्ट जारी करती है। ये इश्यूज फ्रेम हो गए। उसके बाद जब इशू फ्रेम होते हैं तो कोर्ट एक ऑर्डर किया करती है कि उसको, वो ऑर्डर किसी को पता है? आफ्टर जब इशू फ्रेम हो गए उसी में अदालत ऑर्डर करती है। और ये ऑर्डर इसलिए है कि ये ऑर्डर वकला साहिबान और पार्टीज के लिए बड़ा मैंडेटरी होता है, बड़ा क्रूशियल होता है। ओपीसी और ओपीडी नहीं होता। वो आती है कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड लिस्ट ऑफ विटनेसेस प्रोवाइड करने होते हैं अदालत को। अगर आप लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे तो फिर आप उन डॉक्यूमेंट्स को अदालत में विदाउट परमिशन फाइल नहीं कर सकते। अगर आपने रिलाई किए होते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो आप जब आपकी एविडेंस हो तो आप उनको फौरन एग्जिबिट करवा लेते हैं विदाउट एनी ऑब्जेक्शन। लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट्स रिलाइड अपॉन नहीं होंगे तो फिर उसके लिए आपको एक दरखास्त देनी पड़ेगी। फिर अदालत चाहे तो आपको अलाउ करे, चाहे तो ना करे। और लिस्ट ऑफ विटनेसेस के लिए फायदा होता है कि अगर आप कहेंगे कि इस गवाह को मैं बाय प्रोसेस ऑफ कोर्ट जो है तलब करना चाहता हूं, तो फिर अदालत उसको समन कर लेगी। इस तरह वो लंबी चौड़ी एक एक्सरसाइज है, उससे हम लोग बच जाते हैं। ये तरीका है। उसके बाद मरहला हमारा आ गया एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज का या एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस का। तो विटनेस के एग्जामिनेशन के 3 मोड्स हैं।
वो अगर कोई मुझे बता दे तो री एग्जामिनेशन। अगर मैं एक विटनेस को एग्जामिन करवा रहा हूँ, उसका एग्जामिनेशन इन चीफ हो रहा है और मैं उसको कहता हूँ कि भाई ये ठीक है ना कि तुम पौड़ियाँ चढ़ के आए हो, ये पौड़ियाँ जो हैं 120 हैं, तो वो कहे हाँ ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या कहेंगे? ये अलाउड होगा? हैं? किस में अलाउड? किस में अलाउड होता है और किस में अलाउड नहीं होता? क्लास में अलाउड होता है, चीफ में अलाउड नहीं होता। फिर आपने कहा कि एग्जामिनेशन इन चीफ, फिर आपने कहा क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर आपने कहा री एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन किन सूरतों में जरूरी होता है या उसकी जरूरत पड़ती है? नहीं, हॉस्टाइल नहीं। हॉस्टाइल विटनेस सिविल में कहां से हॉस्टाइल आ गया? जब आपको लगे कि आप जो विटनेस है वो आपके अगेंस्ट ना हॉस्टाइल विटनेस वो क्रिमिनल में होता है, सिविल में नहीं होता। जब क्रॉस और क्रॉस में सर कोई नई बात आ जाती है, कोई नई बात आ जाए जिसकी एक्सप्लेनेशन या जिसको फाइल पे लाना बहुत जरूरी हो, तो फिर री एग्जामिनेशन होता है। और री एग्जामिनेशन के लिए कोई इजाजत वगैरह लेनी पड़ती है या बस वैसे ही शुरू हो जाए? अदालत को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि ये बात आई है ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन, नई बात आई है, इस बात को मैं एक्सप्लेन करवाना चाहता हूँ, इस बात को मैं क्लियर करवाना चाहता हूँ, मुझे लिहाजा री एग्जामिन करें। तो री एग्जामिनेशन में भी लीडिंग क्वेश्चन होंगे? री एग्जामिनेशन आप ये याद रखें कि लीडिंग क्वेश्चन हमेशा जिरा में होते हैं। लीडिंग क्वेश्चन जिरा में होते हैं। जब आप किसी विटनेस को री एग्जामिन करवाओगे तो ये इसी तरह है कि इसको आप फ्रेश एग्जामिन करवा रहे हो, लिहाजा उसमें क्रॉस लीडिंग क्वेश्चन नहीं होते, जिरा में लीडिंग क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, फिर ये है कि कुछ ऐसी सूरतें होती हैं कि जिसके लिए विटनेस को अदालत नहीं बुलाती है अदालत में, बल्कि उसके लिए कमीशन अपॉइंट करती है। वो कमीशन किन सूरतों में अपॉइंट हो सकता है? पर्दानशीन औरत के लिए नहीं, पर्दानशीन उसमें किताब में तो कहीं नहीं लिखा। सर वो बंदा किसी सेंसिटिव दायरे में जॉब कर रहा हो, उसका यहाँ आना नहीं बनता है, और कोई बंदा पैरालाइज्ड हो और उसका आने का खर्चा ज्यादा हो, और भी सूरतें हैं इनमें वो इसमें ये है कि कमीशन अपॉइंट होगा। ठीक है, आपका सवाल ठीक है कि अगर एक बंदा है वो एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट, या वो सिक और इनफर्म है और उसकी अदालत में आना जो है वो नामुमकिन हो जाएगा, या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसा है जिसकी अदालत में आने से उसकी सर्विस या उसका जो गवर्नमेंट है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अदालत ऐसे बंदे को थ्रू कमीशन एग्जामिन करने का ऑर्डर कर सकती है, ऑफ इट्स ऑन और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ आइदर पार्टी, जो उसको तलब करना चाहे। ये जो है विटनेस की एग्जामिनेशन है। अब कमीशन जो है, कमीशन अदालतें हम रोज देते हैं जी, दरखास्त बाय तकर्री एहले कमीशन। वो कमीशन किस किस चीज के लिए इशू हो सकता है या उसकी अदालत ऑर्डर कर सकती है? पार्टीशन के लिए सर, to examine any person, to make local investigation। मतलब हम जाते हैं वो दीवार कब गिरी थी जरा बताओ जी, इतना अरसा हो गया या वो कब्जा कर गया, ठीक है। टू मेक ए पार्टीशन, ये 3-4 जो है ना, ये उसकी बातें हैं कि ये बातें करने के लिए वो कमीशन जो है, आर टू सेटल अकाउंट्स, अकाउंट्स वगैरह के लिए ये कमीशन इनमें कर सकती है। या अदालत अगर ये सोचे कि फलां विटनेस है, उसकी एग्जामिनेशन बड़ी जरूरी है और बिफोर द डेट ऑफ एग्जामिनेशन ही वुड लीव द लिमिट्स ऑफ द कोर्ट, तो ऐसी सूरत में भी अदालत कह सकती है कि जाओ उसको कमीशन के जरिए एग्जामिन कर दो ताकि उसकी एविडेंस जो है वो ज़ाया ना हो जाए।
ये बात भी होती है। इससे पहले एक और बात जो हमसे जो है हमें डिस्कस करना बड़ा जरूरी है कि रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के लिए कितना अरसा जो है वो प्रोसीजर में लिखा हुआ है 30 डेज। अगर एक डिफेंडेंट विद इन 30 डेज रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं करता तो क्या होगा? एक्स पार्टी तो गैराजनी में होती हैं। क्या हुआ? नहीं, एक्स पार्टी तो बंदा हाजिर न हो तो होती है। उसका डिफेंस स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा। राइट लो में डिफेंस स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा। जब डिफेंस स्ट्राइक ऑफ हो जाए, एक बंदा जो है वो डिफेंस स्ट्राइक ऑफ हो गया उसका, और उसने अपना वो डिफेंस जो है वो रेस्टोर नहीं करवाया, तो क्या वो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स में शामिल हो सकता है? किस किस में हो सकता है? एविडेंस लीड कर सकता है सर। वो जब डिफेंस डिले कंडोन करवाने के लिए कंडोनेशन ऑफ डिले के ना, कंडोनेशन ऑफ डिले तो यहाँ है ही नहीं। उसका डिफेंस स्ट्राइक ऑफ हो गया, उसका दफा जो है आपके दफा मुस्तरद हो गया। वो सर के वो नहीं, वो क्या सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स उस सूट की वो ज्वाइन कर सकता है, उनको कंटिन्यू कर सकता है, उनमें पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर कर सकता है तो किस हद तक, नहीं कर सकता तो नहीं। वो ये है कि वो बंदा बिल्कुल सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग जारी कर ज्वाइन कर सकता है, अपनी एविडेंस लीड नहीं कर सकता, बहस कर सकता है जाके फाइनल, मतलब अपनी एविडेंस जो है वो लीड नहीं करेगा, सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में वो शमूलियत इख्तियार कर सकता है। और अगर किसी का वो डिफेंस स्ट्राइक ऑफ हो जाए तो वो आगे रेमेडी वो है उसको रेस्टोर करवाने के लिए वो अलग बात है, वो इसके लिए है आर्डर 8 रूल 10 की वो बात। अब एक 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 तारीख पेशी है, दावा है, उस रोज ना प्लेंटिफ हाजिर होता है ना डिफेंडेंट हाजिर होता है, तो क्या होगा? दावा खारिज हो जाएगा, दावा खारिज हो जाएगा। और अगर सिर्फ प्लेंटिफ हाजिर होता है तो क्या होगा? एक्स पार्टी होगा। फिर एक्स पार्टी हो जाए तो क्या होता है? एक्स पार्टी एविडेंस के लिए वगैरह हो जाती है। एक्स पार्टी सेटिंग असाइड के लिए उसी अदालत में वो दरखास्त देगा, और अगर सफिशिएंट का ग्राउंड वो एस्टेब्लिश कर ले तो उसकी एक्स पार्टी जो है वो सेट असाइड हो सकती है। ये उसके लिए इस तरह की बात है। इसके बाद ये है कि एविडेंस हो गई, दोनों पार्टीज की हो गई, फिर आर्गुमेंट्स हो गए, फिर फाइनल जजमेंट आ गई। जब जजमेंट आ गई तो फैसला आ गया या प्लेंटिफ के हक में या डिफेंडेंट के हक, मतलब है या दावा खारिज हो गया या दावा डिग्री हो गया, तो जो एग्रीव्ड पार्टी है वो क्या करेगी? अपील करेगी। हर जो डिग्री है वो अपीलेबल है। हर डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ। एवरी डिग्री एक्सेप्ट कंसेंट डिग्री नहीं, वो बात नहीं, वो कंसेंट कॉम्प्रोमाइज एक ही है। एवरी डिग्री पास्ड बाय द कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ये बात ध्यान में रखें, वुड बी अपीलेबल। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब यह है कि जिस अदालत को प्रिलिमिनरी ज्यूरिसडिक्शन या ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हासिल है उसकी डिग्री जो है वो अपीलेबल है। हर डिग्री अपीलेबल नहीं होगी। अपील के क्या क्या जो इंग्रेडिएंट्स होंगे, रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्या अपील होगा? सर जो जजमेंट है उसको इम्प्यून बना दिया
मेमोरेंडम ऑफ अपील में क्या क्या लिखना है? मतलब मेमोरेंडम ऑफ अपील में कुछ लिखना है ना, क्या लिखना है? कोर्ट का नाम नहीं, कोर्ट अपना नाम तो वो तो मेमोरेंडम ऑफ अपील, मेमोरेंडम ऑफ अपील में हमने लिखना है जो हमारे ऑब्जेक्शंस हैं अपॉन जजमेंट, वो लिखने हैं कि भाई मिस रीडिंग एंड नॉन रीडिंग ऑफ एविडेंस है, द कोर्ट हैज नॉट एक्सरसाइज द प्रॉपर जुरिसडिक्शन है, द कोर्ट हैज कमिटेड ए ग्रेव मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है, इस तरह की बातें जो भी हमारे एतराजात हैं वो लिखने हैं मेमोरेंडम ऑफ अपील। और आपसे आप ये बताएं कि जो अपील है, जिस तरह हमारा सूट है, हमने ये कहा कि सूट शुड बी साइंड एंड वेरीफाइड बाय द प्लेंटिफ and written statement must be signed and verified by the defendant. And who would sign the appeal? Huh? Only appellant. नहीं, एग्रीमेंट तो appellant होता है ना, मतलब appellant के अलावा भी कोई कर सकता है। Appellant or his pleader, मतलब है वहां पे अपीलांट सिर्फ अपीलांट के लिए मैंडेटरी नहीं है, अपीलांट करे तब भी खैर में और उसके वकील साहब करें तब भी जायज। ये हो गया अपील में। और उसमें जो है मेमोरेंडम में आपने जो आपके ऑब्जेक्शंस हैं अपॉन द जजमेंट वो आपने नरेट करने और इसमें लिखा हुआ है जो नया अमेंडमेंट आई है उसमें यह है कि 60 दिन के अंदर अंदर अपील को डिसाइड करना है। और कॉन्सेंट डिक्री जो है, जिस तरह आपने कहा, कॉन्सेंट डिक्री क्या होती है? कॉन्सेंट, व्हाट इज कॉन्सेंट डिक्री? एक दावा दायर हो गया, मुद्दाई आया, डिफेंडेंट आया और उसने उस दावे को एडमिट कर लिया थ्रू रिटन स्टेटमेंट और बाय वे ऑफ हिज स्टेटमेंट मेड बिफोर द कोर्ट, और वो कहता है ये दावा डिग्री करने पे मुझे कोई एतराज नहीं है, इसमें जो कुछ लिखा हुआ है बिल्कुल जायज है, और विद द कंसेंट ऑफ द डिफेंडेंट एक डिग्री पास हो जाती है, उसको कंसेंट डिग्री कहते हैं। कंसेंट डिग्री विच इज पास्ड विद कंसेंट ऑफ द डिफेंडेंट, ये कंसेंट डिग्री। कॉन्सेंट डिग्री के खिलाफ क्या रेमेडी है? अगर एक कॉन्सेंट डिग्री पास हो गई, डिफेंडेंट आया, उसने कहा जी ये दावा डिग्री कर दे, मुझे कोई एतराज नहीं, और वो दावा डिग्री हो गया, अदालत ने लिखा कि भाई इस डिफेंडेंट ने आके बयान दिया है या इसने रिटन स्टेटमेंट दिया है जिसमें इसने सारे क्लेम्स जो हैं वो एडमिट कर लिए हैं और इसको कोई एतराज नहीं है डिग्री पास होने पे, तो कॉन्सेंट डिग्री पास हो गई। डिफेंडेंट को बाद में ख्याल आया कि हो मैंने तो बड़ी गलती कर दी, नहीं करना चाहिए, तो फिर क्या करेगा? तो 12(2) कहां से सर कोई रेमेडी नहीं है उस सूरत में है अगर उस डिग्री की वायलेशन हो जाए कुछ उसकी एग्जीक्यूशन में, अगर वहाँ कोई वायलेशन हो जाए उसमें फिर आ सकते हैं, अदरवाइज कोई रेमेडी इसके लिए नहीं है, अपील नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली करते हैं, की जाती हैं, जजेस साहिबान उसको एंटरटेन करते हैं, सब कुछ है, लेकिन नो अपील अगेंस्ट कंसेंट डिग्री, क्लियर कट बार है। ये आपको इसलिए जब भी आप बयान दिलवाएं डिफेंडेंट से तो उससे सोच समझ के दिलवाया करें। अच्छा, एक है कि बाज सिचुएशंस में प्रिलिमिनरी डिग्री पास होती है, देयर आफ्टर सूट प्रोसीड करता है और बाद कुछ अरसे के बाद फाइनल डिग्री हो जाती है। तो प्रिलिमिनरी डिग्री के अगेंस्ट किसी बंदे ने अपील फाइल नहीं की तो फाइनल डिग्री के अगेंस्ट वो क्या करेगा? रिवीजन में जाएगा। रिवीजन में प्रिलिमिनरी डिग्री के खिलाफ उसने अपील नहीं की, प्रिलिमिनरी डिग्री अपीलेबल है, प्रिलिमिनरी डिग्री के अगेंस्ट अपील फाइल नहीं हुई, फाइनल डिग्री हो गई और फाइनल डिग्री से वो बंदा एग्रीड हो गया, तो फिर क्या होगा? नहीं, ये when there is no appeal against preliminary decree and no appeal against the final decree.
अगर प्रिलिमिनरी के अगेंस्ट किसी ने अपील नहीं की तो फाइनल के अगेंस्ट वो अपील नहीं कर सकता। ये सेक्शन 97 ऑफ CPCH। मतलब किसी के कोई जिस तरह पार्टीशन के सूट होते हैं और प्रिलिमिनरी डिक्रियां पास होती हैं, फिर उसके बाद मोड ऑफ पार्टीशन होता है, फिर कमीशन अपॉइंट होता है वगैरह वगैरह, और आके अगर प्रिलिमिनरी डिक्री जिसमें बेसिक पार्टीशन का ऑर्डर हुआ होता है उसके खिलाफ अगर अपील नहीं की तो फिर एंड पे जाके नहीं कर सकते। जैसे कि हो सकता है कि वहाँ कोई फसल काश्त की हुई है और फसल खराब हो रही है तो इनिशियल डिग्री इशू कर दी गई है कि ये फसल फलां को दे दी जाए। नहीं, वो फसल नहीं होती ना, वो तो सिविल सूट्स जो है ना वो इनिशियल डिग्री में ये बातें नहीं होती, डिग्री पास नहीं होती कि सब फसल उसको दे दे। पार्टी इंटाइटल्ड है और वो क्या लिखा जाता है कि यस पार्टीज आर इंटाइटल्ड फॉर पार्टीशन, और फिर कमीशन अपॉइंट होता है कि जाके मोड ऑफ पार्टीशन जो है उसको डिटरमिन करो, आया ये डिविजिबल है या नहीं। 100 बंदा है तो आया उसके 100 बंदे में ये तकसीम हो सकती है या फुट 2-2 फुट आएगी, तो फिर वो इस तरह। उसके बाद एक पार्टी खड़ी होकर कहती है कि मैं इस डिग्री को एग्री नहीं करता और वो अपील करना चाह रहा है, फिर अपील तो नहीं होगी ना, फिर वो डिग्री वो अगर पार्टी टू दी लिस्ट नहीं है, वो प्लांट में जो है वो पार्टी नहीं था और थ्रू आउट प्रोसीडिंग वो पार्टी नहीं है, तो फिर वो इनिशियल कोर्ट में आएगा ना, इन शेप ऑफ 12-2 या सम अदर मोड, वो तो वहां जाके पार्टीशन में तो नहीं करेगा। अब सेकंड अपील भी एक है, कुछ मामलात में सेकंड अपील होती है। सेकंड अपील कहां लाई होती है? सेकंड अपील वुड लाई ओनली बिफोर दी हाई कोर्ट। वो किन पॉइंट्स पे होती है? 3 बातें हैं उसकी। Decree is contrary to law, decision has failed to determine the material issues, और तीसरा है substantial error or mistake has been committed by the first appellate court। ये 3 बातें हैं, उनमें इन बेसिस पे सेकंड अपील लाई करेगी। और इसमें जब हाई कोर्ट के पास सेकंड अपील आती है, सेकंड अपील के लिए मसलन ये है कि the first appellate court has failed to determine material issue, तो फिर वो इशू जो है फुल फ्रेम कर सकती है हाई कोर्ट, और अगर एविडेंस फॉर डिसीजन ऑफ दैट इशू अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड है तो उस इशू को डिसाइड कर सकती है, या वो इशू फ्रेम करे और उस इशू फ्रेम करके जो अपीलेट कोर्ट है या ट्रायल कोर्ट है उसको वो रिकॉर्ड वापस भेज सकती है कि इस इशू पे एविडेंस रिकॉर्ड करो करके दोबारा हाई कोर्ट को सबमिट करो, या बाद औक़ात हाई कोर्ट अगर आसानी पैदा करना तो कहती है फ्रेश डिसीजन दे। ये सेकंड अपील की बात नहीं कर रहा। उसके बाद ये तो हमने अपील अगेंस्ट डिक्री के कर दिया, फाइनल डिक्री। कुछ ऑर्डर भी अवेलेबल होते हैं, इंटरलोकेटरी ऑर्डर जिनको कहते हैं, वो किस ऑर्डर, सीपीसी के किस ऑर्डर में वो डिटेल है उनकी? 41 है 41, 35, 93, 39। अपील अगेंस्ट ऑर्डर। अपील अगेंस्ट ऑर्डर जो है ना उसको सेक्शन 103 और ऑर्डर 43 डील करते हैं। ऑर्डर 43 उसमें एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है कि फलां ऑर्डर्स ऑफ सीपीसी और अपील। अच्छा, अगर एक ऑर्डर पास हो गया, जिस तरह ऑर्डर 39 ऑफ सीपीसी का ऑर्डर पास हो गया, स्टे खारिज हो गया या कन्फर्म हो गया, उसके अगेंस्ट बंदा अपील करना चाहता है तो वो अपील ड्राफ्ट करेगा, लिखेगा, लिख के जाके उस बक्से में डाल देगा जो डिस्ट्रिक्ट जज के अदालत के सामने होगा, या फिर उसके लिए कोई और भी प्री रिक्विजिट है? सीनियर सिविल जज के पास अपील नहीं होती, अपील डिस्ट्रिक्ट जज के पास होगी या फिर सेकंड अपील हाई कोर्ट पर। क्या करें? इसके लिए खास एक प्री रिक्विजिट है। ऑर्डर 43 के तहत अपील दायर करने में एक प्री रिक्विजिट है जो कि बड़ी बात बात फेटल हो जाती है बड़ी छोटी सी बात है। नोटिस टू पार्टी, नोटिस टू दी पार्टी, नोटिस टू दी अपोजिट पार्टी। ऑर्डर 43 का रूल 1 में वो डिटेल ऑफ ऑर्डर्स है और रूल 3 में लिखा हुआ है कि नोटिस का ये है कि
ये नोटिस टू द अदर पार्टी दैट आई एम गोइंग टू फाइल एन अपील अगेंस्ट सच एंड सच ऑर्डर। और वो नोटिस जो है उसको या तो पार्टी खुद वसूल कर लेगी या उसका प्लीडर वसूल कर लेगा, या अगर शक है कि भाई मैं अगर अपोजिट पार्टी के पास जाऊंगा या वकील साहब पे जाऊंगा तो कोई सुखी हो जाएगी, तो फिर वो क्या करेगा? दो उसके मोड्स हैं उस नोटिस को दूसरी हैं अखबार में प्रेस में ना जी, प्रेस में क्यों देगा ना? या तो ये है कि दस्ती उनको वो नोटिस वसूल करवा लेगा, या अगर दस्ती नहीं वसूल करवा सकता या सोचता है कि नहीं हो सकता या कोई और वजह है, तो फिर उसको एक और तरीका है, उसके तहत वो नोटिस क्या करेगा? वो क्या रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू टू अफसर, जिसको हम रजिस्ट्री कहते हैं। डाकखाने में जाएगा, उसमें वो चीज डालेगा नोटिस, साथ मेमोरेंडम ऑफ अपील डालेगा, साथ जो है वो जो ऑर्डर है उसकी कॉपी डालेगा और उसको वो नोटिस भेजेगा थ्रू डाक। और उसकी रसीद जो है, पहले ये हुआ करता था कि जब तक वो एक्नॉलेजमेंट ड्यू वापस नहीं आती थी उस वक्त तक आप अपील दायर नहीं कर सकते थे, लेकिन अब थोड़ी सी रिलैक्सेशन हो गई कि सिर्फ रसीद डाकखाना जो है साथ लगा दो। तो ये, और अगर ये बात नहीं करेगा तो उसकी अपील जो है वो डिसमिस हो जाएगी, वो एंटरटेनेबल नहीं होगी, फर्दर प्रोसीडेबल नहीं होगी। ये बात बड़ी ही क्रूशल है, आप मतलब ज़हन में रखें, ये बात जरूरी है। सर तो थ्रू ईमेल्स नहीं किया जा सकता ये तो एक तो पोस्टल ईमेल थ्रू ईमेल्स भी अगर नोटिस किया जाए। देखिए वो जो है, जब लॉ में कोई चीज लिखी हो कि इस तरह करनी है तो फिर या उस तरह करनी है या करनी ही नहीं। मेरी बात समझो ना? तो ये सर्विस ऑफ समन्स वगैरह के लिए आप जो कह रहे हैं ये तो कुछ लॉ में है, लेकिन इसमें नहीं लिखा हुआ, तो क्या मजबूर हैं हम सारे। अब अपील का हो गया, अपील हो गई, ये सारे हैं। उसके बाद जो हम बहुत ज्यादा हमारे यहाँ ये चलता है, एक रिव्यू होता है, एक रिवीजन होती है, वो भी बहुत आम है। रिव्यू जो है वो हु इज कॉम्पिटेंट टू फाइल ए रिव्यू एंड बिफोर होम। कोई भी कर सकता है डिपेंडेंट प्लेंटिफ सेम कोर्ट में सर, जिस कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है। हु इज एग्रीव्ड ऑफ द ऑर्डर वुड बी कॉम्पिटेंट टू फाइल ए रिव्यू। और किस रिव्यू, मतलब रिव्यू के लिए ये है कि उसी कोर्ट में करना है, सेम कोर्ट में, और या वो ऑर्डर जो है वो अपीलेबल नहीं है, या अपीलेबल है तो उसके अगेंस्ट अपील फाइल नहीं हुई, तो आप रिव्यू फाइल कर सकते हैं। ऑर्डर आइदर द ऑर्डर और डिक्री इज नॉट अपीलेबल और इट इज अपीलेबल बट नो अपील हैज बीन फाइल्ड, तो फिर रिव्यू आप फाइल करेंगे। और रिव्यू किस ग्राउंड पे फाइल होती है? क्या है? हर जो ऑर्डर है उसकी रिव्यू फाइल कर देंगे। एक ही बात है उस रिव्यू में कि किस तरह ए मिस्टेक फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ रिकॉर्ड, कि ये इस तरह आप जब कागज देखेंगे, जो भी देखे, तो वो कहेगा हो इसमें तो ये बहुत बड़ी गलती है, तो फिर रिव्यू जो है वो फाइल होगा और वो जिस अदालत ने वो ऑर्डर पास कर गया उस पर देखेगी कि अगर वाकई गलती है तो उसको क्योर कर देगी, नहीं है तो उसको मेंटेन रखेगी। ये रिव्यू की बात है। एक जो है रिव्यू हो गया, रिव्यू फाइल हुआ, रिव्यू डिसाइड हो गया, उसके अगेंस्ट क्या रेमेडी है? बंदे के पास राइट ऑफ अपील था, उसने फोरगो किया, रिव्यू फाइल कर दिया, या राइट ऑफ अपील नहीं था, उसने रिव्यू फाइल कर दिया, रिव्यू फैसला हो गया, और उस बंदे का जो इंटेंशन है या वो अचीव नहीं हुई, रिव्यू फर्ज करते खारिज हो गया, तो फिर क्या उसके पास क्या रेमेडी है? रिवीजन में उसके पास कोई रेमेडी, नाइदर अपील नॉर रिवीजन।
ये आफ्टर रिव्यू जो है ना उसके पास नहीं। रिव्यू का तो और बात है, रिव्यू की सिचुएशन में नहीं है, वो तो एक अलग है, वो तो सेक्शन 115 को ली है। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि मिस्टेक और एरर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ रिकॉर्ड, और रिव्यू के लिए एक ग्राउंड है, सिर्फ एक ही ग्राउंड है बस, या अर्थमेटिकल कोई मिसकैलकुलेशन हो गई जिसको हो गया तो ये रिव्यू होगा। और रिव्यू जब कर दिया, रिव्यू की रेमेडी बंदे ने अवाइल कर दी, बाकी सारे दरवाजे उसके बंद हो गए। अब आ गए हम रिवीजन सेक्शन 115। रिवीजनल पावर जो है बेसिकली किस कोर्ट ने एक्सरसाइज करनी होती है? बेसिक जो है ना रिवीजनल पावर जो है वो हाई कोर्ट को अवेलेबल है। ए हाई कोर्ट कैन कॉल record of any subordinate court to it to see whether any irregularity or illegality has been committed, whether the court has exercised proper jurisdiction, or whether any illegality or irregularity has been committed or otherwise. ये 3 grounds हैं for revision, और revision होगी हाई कोर्ट। हाई कोर्ट रिवीजन के लिए कोई दरखास्त देनी पड़ेगी? रिवीजन के लिए रिवीजन पिटीशन मैंडेटरी है, सो मोटो ले सकती है। हाई कोर्ट ऑफ इट्स ऑन कैन एक्सरसाइज रिवीजनल पावर। हाई कोर्ट मसलन आपकी इस्लामाबाद की हाई कोर्ट है, तो वो इस्लामाबाद का जो इलाका है उसकी किसी अदालत की वो रिकॉर्ड मांग सकती है कि रिकॉर्ड पेश करो, मैं देखूं कि आपने मामला ठीक किए या नहीं किए, प्रॉपर जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज की है, कोई जुरिस्डिक्शन छोड़ तो नहीं की, जुरिस्डिक्शन से एक्सीड तो नहीं कर दिया, या कोई इलीगैलिटी या इलीगैलिटी तो कमिट नहीं हुई। ये सो मोटो पावर होगी। लेकिन यही रिवीजनल पावर्स डिस्ट्रिक्ट जज को भी अवेलेबल है। और डिस्ट्रिक्ट जज क्या करेगा? डिस्ट्रिक्ट जज किस अदालत का रिकॉर्ड मंगाएगा? किस रूरल कोर्ट का? मतलब देखें, मैंने कहा कि हाई कोर्ट आपकी इस्लामाबाद की हाई कोर्ट पूरा इस्लामाबाद जो टेरिटरी है उसका रिकॉर्ड किसी अदालत का मंगा सकती है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट जज है उसके लिए ये इतना बड़ा इलाका उसके लिए नहीं है। वो सिर्फ अपनी जो उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनका रिकॉर्ड मंगा सकती है, वो नहीं क्या पूरा करेगा। मसलन ईस्ट है तो ईस्ट का मंगाएगी, वेस्ट है तो वेस्ट का मंगाएगी। ये सबऑर्डिनेट, द कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट। और एक हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए एक और जो है ना बार है, रिस्ट्रिक्शन है रिवीजनल पावर एक्सरसाइज करने के लिए, वो ये है कि जो वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर है उसकी जो पिक्यूलियर जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर होना चाहिए। हाई कोर्ट की जो पिक्यूलियर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो पिक्यूलियर जुरिस्डिक्शन है, अगर वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर उसके अंदर है तो फिर वो रिवीजन के लिए रिकॉर्ड मंगाएगी, अदरवाइज वो नहीं मंगा सकती। इसके लिए एक तो ये हो गया सो मोटो रिवीजनल जुरिस्डिक्शन, और पार्टी जो है एप्लीकेशन भी फाइल कर सकती है फॉर एक्सरसाइजिंग ऑफ रिवीजनल जुरिस्डिक्शन। और पार्टी उस दरखास्त के साथ जो रिवीजन पिटीशन होगी उसके साथ क्या क्या लगाएगी? और जो ऑर्डर है जिससे एग्रीड है वो तो अपील के साथ लग जाएगा, रिवीजन के साथ तमाम रिकॉर्ड लगाना होता है। ऑर्डर के अलावा तमाम एविडेंस, आइदर इट इज डॉक्यूमेंट्री और ओरल, वो सारी लगानी है उसके लिए उस रिवीजन पिटीशन के साथ। और अगर रिवीजन पिटीशन जब फैसला हो जाए तो फिर क्या करना है? रिवीजन के अगेंस्ट कोई सेकंड रिवीजन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेकंड रिवीजन।
उसके लिए फिर हम लोग जो है ना अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए या क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए हम रिट फाइल करते हैं, लेकिन वो पर्पस ऑफ लॉ ये ऐसा नहीं है, क्योंकि लॉ ने ये किया हुआ है कि एक जगह पे आपके दरवाजा बंद होना चाहिए, लिटिगेशन को एंड होना चाहिए, ये नहीं है कि वो चलती जाए चलती जाए चलती जाए। अब हम मुझे ये कहा गया था कि थोड़ा सा वो रिट जो है ना रिट पे भी करना है, तो हम रिट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि पहले तो ये है कि आर्टिकल 199 के तहत सिर्फ हाई कोर्ट को रिट जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज करने का इख्तियार है, लेकिन वो हाई कोर्ट भी देखेगी, वो क्या चीज देखेगी रिट जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज करने से पहले, किसी को पता है? अल्टरनेट एडिक्वेट रेमेडी। अल्टरनेट एडिक्वेट, एडिक्वेट को जाते हैं कि काफी सफिशिएंट, देन हाई कोर्ट may issue a writ। रिट एक है रिट ऑफ मेंडास। रिट ऑफ मेंडास क्या होती है? किसी पब्लिक अथॉरिटी को कोई स्टैट्यूटरी ड्यूटी करने के लिए कोर्ट ऑर्डर देती है कि आप अपना फंक्शन प्रॉपर उसको। रिट ऑफ मेंडास ये है कि डायरेक्टिंग ए पब्लिक फंक्शनरी not to do a thing which is not legally competent to do, कि इस ये काम तुम करने के बजाज नहीं हो लिहाजा इसको ना करो, और to do a thing which he is legally bound to do, या ये कि तुम ये काम करने के कानूनी मजाज हो लिहाजा इस काम को करो, ये रिट ऑफ मेंडास हो गई। उसके बाद रिट है कि डिक्लेयरिंग एक्ट और प्रोसीडिंग्स ऑफ एनी पर्सन बीइंग विदाउट लॉफुल अथॉरिटी एंड एज सच इलीगल, ये भी एक रिट है ना। जिस तरह आप कहते हो कि फलां की जो एक्शन है, कार्रवाई है, वो गैर कानूनी है लिहाजा उसको आप कलअदम कर दें, रिट दायर होती है। इस रिट का क्या नाम है? सर्च, शाबाश, ठीक है। अच्छा, जो रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस है, जो बहुत आजकल आम है, रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, वो रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस जो है कौन फाइल करेगा बिफोर द हाई कोर्ट? लीगल एयर्स कहां से आ गए? बंदा दिखता है, लीगल एयर्स कहां से आ गए? एनी पर्सन को कह सकता है। ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन, हाई कोर्ट कैन डायरेक्ट ए पब्लिक फंक्शनरी दैट सच एंड सच पर्सन इन कस्टडी बी ब्रॉट बिफोर इट, so that it could be ascertained whether his custody is legal or otherwise। ये है रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, कोई भी बंदा कर सकता है। और रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस अनफॉर्चुनेटली जिस तरह आजकल हम रिटें करते हैं कि उधर जो है ना वो MPO के तहत गिरफ्तार हुआ बंदा, दूसरे रोज रिट आ गई, तीसरे रोज अदालत ने उस पर ऑर्डर पास कर दिया। यहाँ पे अल्टरनेट एप्लीकेशन रेमेडी अवेलेबल होती है। उसी डिटेंशन ऑर्डर में लिखा हुआ होता है कि ये बंदा रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकता है बिफोर द गवर्नमेंट विद इन सच एंड सच डेट, ये लिखा होता है। लेकिन वही बात है कि हम ये नहीं देखते, पहले रिट फाइल जब होती है तो हम ये नहीं देखते कि आया इस रिट में कोई अल्टरनेट रेमेडीज को अवेलेबल है या नहीं है। या जिस तरह हमारा किसी का 4th शेड्यूल में नाम आ गया, फौरन वो दौड़ेगा जाके हाईकोर्ट में कहेगा मेरा 4th शेड्यूल में से नाम निकाल दो जी। ये उस ऑर्डर में लिखा होता है कि ये, या उस OAT का एक्ट है उसमें लिखा होता है कि उसके खिलाफ रेमेडी है उसको, या किसी बंदे का ECL में नाम चला गया तो फौरन वो हाई कोर्ट पहुंचता है, वो कहता है जी मेरा नाम निकालो। उस ऑर्डर में लिखा होता है कि इसके पास फलां रेमेडी अवेलेबल है, और ना अदालत देखती है, ना पार्टीज देखती हैं, ना कोई और देखता है। तो बस इस तरह अदालतों के ओवरबर्डन जो है ना वो हो रहा होता है।
जी। उसकी वजह सर ये होती है कि वो जो ऑर्डर आया होता है ना, उसे ये पता होता है कि यहाँ मैं जाऊंगा। मैंने फिर मेरा वो जवाब है कि जब कानून कहता है कि ये बात इस तरह करो या छोड़ दो, तो फिर या करनी है या छोड़ देनी है। उसके बाद एक रिट ऑफ को वारंटो है, वो क्या है? सरकारी ऑफिसर के खिलाफ इलीगल पब्लिक ऑफिस हो गया, वो किस हैसियत से होल्ड कर रहे हैं ऑफिस को? The High Court can can ask any person to show cause that under which authority of law you are holding such and such office or purporting to hold it. एक बंदा है, मसलन यूनियन काउंसिल में एक बंदा बैठा है, वो सरकारी मुलाजिम है और वहाँ का चेयरमैन बन गया, तो वो एंटाइटल्ड नहीं है चेयरमैन बनने का। तो को वारंटो के तहत हाई कोर्ट को कह सकती है तुम किस तरह बताओ, आगे बताओ कि किस तरह एंटाइटल्ड हो ये ऑफिस होल्ड करने। या एक बंदा वैसे ही पोस्ट कर रहा है कि मैं चेयरमैन, परपोर्ट कर रहा है, तो उसको कहती है कि आओ बताओ भाई किस तरह तुम ये जो तुम्हारा ये पोज क्यों कर रहे हो, किस तरह कर रहे हो, तो इसको ये कोर्ट आपको रिटायर हो गया है या उसका मतलब है उसका एंटाइटलमेंट नहीं है। लेकिन शो कॉज नोटिस का ये मतलब नहीं है कि हाई कोर्ट कहेगी, हो सकता है वो आके हाई कोर्ट को सेटिस्फाई कर दे कि भाई ये बात है मैं जस्टिफाइड हूँ या और करने, तो वो रिट ऑफ को वारंटो जो है वहां पे फेल हो जाएगी, वहां पे सक्सीड नहीं होगी। और फिर एक इस सारी कहानी में ये सारी 199 आर्टिकल को डिस्क्राइब करके ये कर सकती है हाई कोर्ट, ये कर सकती है, ये कर सकती है, फिर एक सब सेक्शन के तहत उसको फिर हाई कोर्ट के हाथ बांध दिए जाते हैं। वो क्या है कि किसके खिलाफ रिट जारी नहीं हो सकती। कोई बंदा सर्विस ऑफ आर्म्स फोर्सेस जो हैं उनमें रिट जो है आप नहीं जारी कर सकते। वो ये सारा इख्तियार दे के सब कुछ करके फिर यह है कि नहीं फला बंदे के खिलाफ आपने ये रिट जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज नहीं करना। ये सब कब हुई थी? ज्यादा में हुआ था क्या ये जो रिस्ट्रिक्शन है, ज्यादा में प्रोहिबिट थी, पता नहीं किसके दौर में बनी थी, लेकिन हो गई आइन में मौजूद है ये बात है, आइन में मौजूद। तो ये थोड़ा सा सेशन था जो हमने डिस्कशन की, आपने मुझे सुना, मैंने आपको सुना। तो सर ये सेशोराई की रेट क्या होती है? हैं? सेशोराई रेट, सेशोराई रेट का आपको बताया है ना कि declaring that an act done or proceedings carried on by a public functionary are without lawful authority and no legal effect। ये उसका जो है ना इस तरह कि कोई बंदा कोई एक एक्ट करता है पब्लिक फंक्शनरी और उसको डिक्लेयर कर दे कि तुमने ये जो कुछ किया ये सरासर गैर कानूनी है, लिहाजा कलदम व गैर मुअस्सर है। ये थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल, कोई जवाब, कोई वो बताओ शाबाश। सर आप माशाल्लाह से चीज़ मिलेगा सर, आपने कानून की मतलब काफ़ी सारी किताबें पढ़ी होगी सर कानून का तालिब इल्म सर किस तरह पढ़े, जिसके सामने CPC पढ़ी है, रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ा है, लिमिटेशन एक्ट पढ़ा है, कोई भी कानूनी किताब पढ़ने का तरीका क्या है? कानूनी किताब पढ़ने से कानून नहीं आता, एप्लीकेशन से कानून आता है, उसको करना होता है। देखिए हम जब नए नए वकील बने तो पिंडी में हम ढूंढते थे कि फलां जगह पे आज फलां मर्डर केस में जिरा होनी है, और हम जाके पीछे बैठ जाते थे और बड़े बड़े नामी ग्रामी वकला साहिबान जिरा करते थे, तो हम देखते थे कि जिरा कैसे होती है, प्रोसीडिंग्स कैसे होती हैं। जब बहस होती थी वहाँ पीछे किताब लेके बैठ जाते थे कि भाई ये बहस होनी है, लिहाजा हम पॉइंट्स नोट करें क्या होता है। किताबों से किताबें पढ़ने से बंदा तोता बन सकता है, लेकिन वो नॉलेज उस तरह नहीं हो सकता। देखिए मुझे डराया गया था जब ये मैं आया, ये पीछे आपका जो दफ्तर है जिसमें आपके सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, तो वहाँ पे वो आपके जो प्रेसिडेंट है हाई कोर्ट बार के नवीद साहब वो भी थे, जॉइंट सेक्रेटरी भी थे। उन्होंने कहा जी कि हमने कोई यहाँ पे सेशन देखा कोई, उन्होंने तो कहते हैं जी बड़ा ही माशाल्लाह वो तो जो स्पीकर है उसको हिलने नहीं देते, वो इतने क्वेश्चन करते हैं कि फर्स्ट टाइम देखा मैं, सच्ची बात है वहाँ थोड़ा सा हिल गया। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था
मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैं इस तरह डाइस पे आके कुछ खा रहा हूँ, मैंने इससे पहले नहीं किया, तो मैं हिल गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरा भी शर्म पर्दा रखा, अल्लाह ने आपका भी मुंह बंद रखा, तो मामला चल पड़े। तो इसलिए ये है कि इसके लिए ये भी है कि पढ़ने से नहीं, इम्प्लीकेशन से। नहीं सर, हमने आपको ड्यू रिस्पेक्ट दी है कि यू ना ना ना, आपको अभी भी कोई अरमान है तो आइए। सर जाते जाते कोई एक नसीहत कर दे अपने तजुर्बे। क्या नसीहत? मैंने आपको नसीहत की थी कि लगन पैदा करनी है, मेहनत करनी है, नेकनियती और ईमानदारी के साथ। सर वो तो कोर्ट्स के ऑर्डर पे अमल नहीं हो रहा, इसलिए हमें काफी। कौन सा कोर्ट के ऑर्डर पे अमल नहीं हो रहा? मसलन हाई कोर्ट से ऑर्डर करते हैं कि तलाक को रिहा करें, बाहर उनको पकड़ के ले जाते हैं, एक मजाक बना हुआ है। मैं तो ये कहूंगा कि ऑर्डर सोच समझ के करना चाहिए, और जब ऑर्डर कर दे बंदा तो उसको फिर इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत होनी चाहिए कि उसको उसकी एग्जीक्यूशन करनी चाहिए। और अगर हम ये सोचें कि हम ऑर्डर की एग्जीक्यूशन नहीं करवाना चाहते तो लूला लगड़ा ऑर्डर हमें करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको ये पता है कि ऑर्डर करना बहुत आसान है, एग्जीक्यूशन मुश्किल है। एग्जीक्यूशन था वो डिक्री की हो जिसकी भी हो, वो एग्जीक्यूशन में ही सारा होता है। तो ये इसलिए ऑर्डर हमें ताने देते हैं सर, क्या फायदा वकील बनने का, ऊपर से ऑर्डर का वैल्यू नहीं है। बस ये मैंने आपको बता दिया कि ऑर्डर या करे ही ना बंदा, या करे तो फिर उसको इम्प्लीमेंट कराए जिस तरह भी हो सकता है। और ये सवाल आप पीछे हमारे बैठे हुए हैं बहुत ही मोहतरम हाजी साहब, ये उनसे आप जी जी हमारे यहाँ इंसाफ का निज़ाम है, उसमें हम 126 नंबर पे आते हैं। इसमें क्या ऐसा इंडिविजुअल जजेस का कसूर है, अवाम का है, लॉ का है? सबका कसूर है, सबका। हम किसी एक को पिन पॉइंट नहीं कर सकते, सबका कसूर है, सिस्टम सबका कसूर है। देखें, मैंने 35 साल जजी की, इतनी अंधेर नगरी नहीं है जितनी बयान की जा रही है। मतलब है कि आप अगर कुल कितने मुमालिक हैं, 140 में 137 से 136 पे आ गए, तो इसका मतलब है कि हम 95-96% करप्ट हैं। तो आप खुद बताएं कि ये जो अदालतें बैठी हुई हैं, इनमें से अगर 10 जज है तो 9 करप्ट है, ठीक है या नहीं? मेजॉरिटी जो है वो ठीक है, थोड़े करप्ट है। तो उसमें ये फैक्टर मुख्तलिफ होते हैं। उसमें मुख्तलिफ ये होते हैं कि जब फैसला होता है तो जब जज एक बंदे के खिलाफ फैसला जाना ही जाना है, एक पार्टी के खिलाफ फैसला जाना ही जाना है। उस पार्टी ने कभी भी नहीं कहना कि मेरा केस कमजोर था, मैं हार गया। उस पार्टी ने यही कहना है कि जी वकील मेरा भी किया, जज भी किया, फलां हो गया, फिर रिश्ते ढूंढेगा, फिर वो जज का फलां रिश्तेदार था, वो उसका ये हुआ, फलां हुआ। आज तक किसी बंदे ने कहा कि मैं जायज आ रहा हूं, तो फिर ये बात, ये इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। तो ये जो सर्वे होते हैं, जो जिसमें से ये रीडिंग होती है ना, ये पब्लिक से पूछ के किया करते हैं, ये इस तरह होते हैं, पर बोलते तो नहीं है कि भाई ये फैसले देखो ये कितना ठीक है। बहरहाल आप सबका अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। खुदा कल 10 बजे लेक्चर है आपका सक्सेशन और इनहेरिटेंस पे, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एक ही लेक्चर है क्योंकि जुम्मा है, तो 10 बजे आप सारे लोग प्लीज सकते हैं जी। एडवर्ड सुप्रीम कोर्ट है हमारे शुक्र यहाँ साहब, वो तशरीफ लाएंगे, होता है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।